ये सब भी देखा हमने, खून का घूंट पीकर ये भी स्टेटमेंट्स देखी। चाइना ये बोल रहा है कि हमारे आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं पाकिस्तान, हम चुप रहे। हमने उस सब के बाद ये देखा कि मोदी जी ने क्या ट्वीट किए पिछले 4 दिन, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सब हम खून का घूंट पीकर देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे और देखते जा रहे थे। ये है पिछले 4 दिन के ट्वीट्स। पहला है स्पोक विद माय, 4 दिन पहले का है, स्पोक विद माय फ्रेंड एल्बो एमपी, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो अपना चुनाव जीते हैं, ये उनको मुबारकबाद। दूसरा ट्वीट है 4 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर केयर स्टेमर को मुबारकबाद देते हुए कि हमारे दोनों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब क्या ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे बेईमान लोगों को क्या फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेड वो किया है, वो नहीं बताया मोदी जी ने। फिर उसके बाद हमने खून का घूंट पी के देखा, ये एबीपी नेटवर्क क्या है, ये एक क्रिमिनल चैनल, इसके फंक्शन में जाके मोदी जी को देखा। इंडिया 2047 एबीपी है क्या? एक देशद्रोही संस्था। और क्या है इसके अलावा? उसमें भी देखा हमने मोदी जी को। उसके बाद देखा जर्मनी के चांसलर को ऑफिस अपना ग्रहण करते हुए ये ट्वीट किया मोदी जी ने। हमने उसके बाद एक्स पे देखा ये होलीनेस जो पोप बने हैं उनको मुबारकबाद देते हुए 1 दिन पहले। ये 4 दिन के थे 3 ट्वीट, उसके बाद 1 दिन पहले 3 दिन तक खामोशी देखी। फिर हमने देखा रविंद्रनाथ टैगोर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए। फिर हमने देखा 1 दिन पहले ये फोटोग्राफ, ये मोदी जी की। ये कौन सा फोटो आप कर रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जबकि ट्रंप साहब, ये फोटो देखे हम, ये मोदी जी का आखिरी ट्वीट है 22 घंटे पहले। इतनी बेहतरीन टेबल पे बड़े बड़े लोगों के साथ, हमारे फौज के बड़े बड़े लोगों के साथ छोटे छोटे लोगों को भी बैठे देखा। बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए फौज के बहादुर लोगों के साथ छोटे छोटे लोगों को भी देखा। प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी को देखा। और मैं छोटे लोग क्यों कह रहा हूं इन्हें, कि इतने बड़े लोगों, बहादुर लोगों के सामने बैठ के भी इन्हें शर्म नहीं आई ये मीटिंग लेते हुए। जबकि ट्रंप साहब इस दौरान ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे से हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। प्रधानमंत्री जी क्या नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे? फौजियों का काम नेगोशिएशन करना होता है। तो ये देखा हमने, जब पूरे देश से ये सब बातें छुपाते हुए देखा मोदी जी को, अब बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। मैं आज ये सभी अंबेडकरवादियों की तरफ से, देशभक्त लोगों की तरफ से कुछ गुजारिशें करना चाहता हूं। इस समय के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी की, राजनाथ सिंह जी की, हमारे अजीत डोभाल जी की, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति की, आरएसएस के किसी भी व्यक्ति की तारीफ करता हुआ नजर आ जाए, तारीफ करता हुआ, सिवाय उस वक्त के अलावा जब ये सभी लोग हाथ जोड़ के देश से माफी ना मांगे, उस वक्त इनकी तारीफ की जा सकती है कि हाँ, कम से कम अब ये माफी मांग रहे हैं कि इतनी बहादुर सेना होने के बाद भी सीज फायर, ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, ये बोल रहे हैं, ये हमारे डिफेंस और ये फॉरेन मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। और फिर उसी के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। मतलब किस तरह के लोग हैं ये? कौन है ये लोग? जो व्यक्ति भीख मांग रहा है वो फिर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और तुम चुप बैठे हो फिर। तो किस तरह के लोग हैं ये? तो उसी शर्त पे इन लोगों क्यों नहीं, तो हर एक देशवासी का, जो भी ईमानदार है, जो भी हमारे देश के संविधान की रक्षा करना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहता है, तो देश के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त कोई हैं तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। मैं एक बात की और खुशखबरी और मुबारकबाद पूरे देश को देना चाहता हूं। पाकिस्तान और चाइना का जो सबसे बड़ा
हमला हमारे देश पर है। और इसी वजह से साफ तौर पे जो ये पहलगाम पे जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि चाइना और पाकिस्तान देश में क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहता है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की। आरएसएस के सारे एजेंट्स ने पूरी ताकत लगा के इस दौरान भी, पिछले 5 दिनों के दौरान भी कोशिश की हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन देश की जनता ने ये दिखा दिया कि ये मुट्ठी भर आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, पेड एजेंट्स हैं, जो इनके कार्डर्स हैं, उनके अलावा पूरा देश हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा। और चाइना और पाकिस्तान के मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा था जो देश की जनता ने मारा, बावजूद इन आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, जो कि मेरा इल्जाम हमेशा से रहा है और अब वो साफ भी हो गया है कि ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इनका हिसाब किताब करने का कानूनी और संवैधानिक रूप से वक्त आ गया और उसकी शुरुआत होगी। यह ऐलान करने के लिए भी मैंने आप लोगों को आज बुलाया है, इसकी शुरुआत होगी और इसमें आप सब लोगों की मदद चाहिए होगी हमें। ये जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्हें लोग बचाने के लिए, जिनको एक रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए गोदी मीडिया बोला जाता है, ये इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए बोला जाता है, गोदी मीडिया नहीं है ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, ये चाइना और पाकिस्तान के जासूस हैं, ये जासूसी की घटनाएं, जासूसी कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। एस्पियोनाज एक्टिविटी समझते हो, जो भीतरघात होता है, ये वो काम कर रहा है। ये वो लोग हैं, सारे टीवी चैनल्स वाले जितने भी हैं, जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन जिन लोगों ने हमारे देश की सेनाओं की जो जेन्युइन उपलब्धियां थी चाइना और पाकिस्तान की मिलीजुली फौज को हराने की, उसको झूठा बताने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए ऐसी ऐसी खबरें चलाई कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, ताकि लोगों को, पूरी दुनिया को ये लगे भारत की जो सेना ने उपलब्धियां ली हैं वो झूठी हैं। ये साजिश थी इन लोगों की कि कराची पोर्ट को नेस्तो नाबूद कर दिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया, फिर उसके भाई को, शहबाज शरीफ को। ये सब झूठी खबरें भारत की क्रेडिबिलिटी कम करने के लिए, भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी उपलब्धियों को का मजाक बनाने के लिए, जो इतनी बड़ी उपलब्धियां थी, ये साजिश थी। आप लोगों को अब समझ में आना चाहिए। एक भी वो चैनल जिसने पाकिस्तान से, हम लोगों के पैसे से चलते हैं ना ये चैनल्स, सरकार एडवर्टीजमेंट दे रही है मेरे और आपके पैसे से, देश की जनता के पैसे से, इन क्रिमिनल्स को, इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तान और चाइना के जासूसों को, जो टाई और कोट लगा के और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं टेलीविजन पे, एक भी वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। 1901 और शशि थरूर जी, एक और स्लीपर सेल का मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कांग्रेस के अंदर। वो ये कहते हुए मैंने आज सुबह देखा है, उन्हें नहीं था, भारत के पास इतने पैसे भी नहीं थे। और उस दिन भी, उस वक्त भी 1971 में इंदिरा जी ने जो किया था वो सिर्फ एक काम किया था, सबसे महत्वपूर्ण काम था। उन्होंने फ्री हैंड दिया था हमारी फोर्सेस को, और फिर टांग नहीं अड़ाई थी, अपनी फोटोएं नहीं खिंचवाई थी ये टेबल पे बैठ के, कि जैसे वही कुछ कर रहे हैं। वो कुछ भी कर रहे होंगे, वो खराब ही करते हैं, ये बात तय हो जानी चाहिए। अगर असली फ्री हैंड होता, और मैंने तब भी बोला था फ्री हैंड असली वो होता है जो 1-1 लाख करोड़, तीनों हमारी एयरफोर्स, नेवी और थल सेना को 1-1 लाख करोड़ तो पहले ही उनको, जैसे अडानी जी को दिलवाते हैं ना ब्लैंक चेक वहां ले जाके ऑस्ट्रेलिया में, वैसे चेक देने चाहिए थे कम से कम। नहीं दिए मोदी जी। डिफेंस का बजट आज भी 5% अभी तक नहीं किया है मोदी जी ने, आज भी। तो फ्री हैंड क्या फ्री हैंड है, क्या फ्री हैंड है? उनके पास पैसे हैं फौज के पास, ये तो उनकी बहादुरी है जिससे वो जीत रहे हैं, उनका स्किल है जिससे वो जीत रहे हैं। पैसे दिए मोदी जी ने। ये अडानी जी, अंबानी जी और ये यूसुफ लुलू जैसे लोगों को जो पैसे चुराने का मौका दिया है ना, 16 लाख करोड़ का, तो अभी कुछ ही दिन पहले आप सब लोगों ने देखा ना, बैंकों ने माफ किए, वो 16 लाख करोड़ ही दे दें कम से कम इन्हें। कहा तो खुली छूट है। क्या खुली छूट है? पैसे दिए? बताओ मुझे आप कितने पैसे दिए? जितने पैसे अपने ये फंक्शंस में लगाए ना इन्होंने, ये बिहार में रैली करने और ये वो फिल्म स्टार्स के साथ बैठ के फोटोएं खिंचवाने में कितने घंटे तक, उतने ही पैसे दे देते कम से कम। सर लेकिन दुनिया पे तो नजर रख रहे हैं ना मोदी जी, सबका ट्वीट देख रहे हैं, सबको ट्वीट कर रहे हैं।
ट्वीट मैंने आपको अभी ट्विटर दिखाया, 22 घंटे से कुछ नहीं बोला, लेकिन दुनिया पर तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो दुनिया पे नजर रखते हैं। पहले आर्मी के हाथ बंधे हुए थे, आज शक्ल ऐसे विश्व गुरु होते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आईना देख लें। ये विश्व गुरु अभी बताया तो है ट्रम्प साहब ने, घुटनों पे ले आए थे पाकिस्तान को, ये ट्रम्प साहब ने बता तो दिया है, इन्हें पता ही नहीं था मेरे ख्याल से, कम पहले अनाउंस ही कर देते, इतनी इजाजत तो ले लेते ट्रम्प साहब से कि मैं अनाउंस कर दूं। मैं अगर अडानी जी को, मैं ये बात साफ साफ कर रहा हूं, अगर अमेरिका ने माफ किया, उनके खिलाफ विड्रॉ किए केसेस, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि मोदी जी ने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है अडानी जी को बचाने के लिए। अगर माफ कर दिया, अगर अमेरिका ने माफ कर दिया, तो ये सबसे बड़ा सबूत होगा। मैं पूरे देश के साथ ऐलान करना चाहता हूं, अगर अडानी जी को वहां सजा नहीं मिली, इसका मतलब मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज किया है देश की इंटरेस्ट को अडानी जी को बचाने के लिए। कुछ अब सही सही साफ साफ कहने का वक्त आ गया है, अब कोई लाग लपेट करके बात नहीं की जाएगी, साफ साफ बात की जाएगी। लेकिन सर, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह शुक्रिया सबका अदा कर रहे हैं, चाइना का, टर्की का, अमेरिका का, कि हमने बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। ऐसा लग रहा है कि वो फतह हुआ, स्पीच दे रहा है, विक्ट्री। जो आदमी बाल बाल बच गया हो, बाल बाल बच गया हो, हमारे प्रधानमंत्री जी जो सुब्रमण्यम स्वामी जी के शब्द में उधार ले रहा हूं, डरते हैं उनकी वजह से, तो वो शुक्रिया अदा नहीं करेगा जिन लोगों ने जान बचाई है उसकी। जो बाल बाल बचाओ, ये है असली बात है। भूल जाइए ना, चाइना और पाकिस्तान को दोनों को हम साथ देख लेंगे। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए, प्रधानमंत्री के पद पे कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी खुद की पार्टी के सबसे बड़े लीडर में से एक उसे डरपोक बार बार ना बोल रहा हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब कितना अच्छा चाहिए, पाकिस्तान घुटने पे ला दिया है। ये मजाक मत करो आप। क्या मोदी जी से डर गए, ये ओवरऑल बोला है? अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, घुटनों पे लाया है, घुटनों ने पे जितना भी लाया है वो हमारी फौज ने लाया है। मोदी जी ने क्या किया ये बताओ मुझे पहले। पूरी देश की मीडिया, मोदी जी ने क्या किया है? सेना को पूरी छूट दे दिया, खुली छूट, पैसे दिए, सेना से पूछ के ट्रम्प साहब से बोला था कि हम तैयार हैं, पूछा था सेना से। 12 तारीख को मिलेंगे, अभी हमारे जो वो भी वहां से अनाउंसमेंट हो रही है कि 12 तारीख को मिलेंगे हमारे डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस और वो पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन। कर्नल है तो कह रहे हैं कि डर गए, तो कैसे देखें? मैं तो देखिए दूसरे लोगों की बात, पीएम को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको भी पता है, इतने बेवकूफ तो वो नहीं होंगे कि भारत की सेना खड़ी है उनके आगे, इतने बेवकूफ नहीं मानता। लालच किया है, डरपोक वो हैं या नहीं है, डरपोक वो हैं या नहीं है, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी सबसे अच्छा बता रहे हैं। दूसरी बात है लालच का, मैं बता रहा हूं, अडानी जी को बचाने का लालच जो है ना, वो राष्ट्र का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मेरा ऐसा इल्जाम है। डरने की बात तो सुब्रमण्यम स्वामी जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, उनसे पूछ लो सर। लेकिन पड़ोसी से हमारा इससे भी रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो, उसके बाद चाइना हो, फिर पाकिस्तान। सिर्फ देखिए, आर्या एक टीवी पर बैठ के ईरान को गाली दे रहे हैं, ईरान के मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, कैसे देखिए? गौरव आर्या वो व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि वो फौज छोड़ के, अपने आप कहते हैं ना मैंने वीआरएस लिया, फौज छोड़ के भागे, इतने बहादुर व्यक्ति हैं वो। और गौरव आर्या के ऊपर मेरा सीधा सीधा इल्जाम है, वही काम जो भारत की सेनाओं ने किया था ना, इतना इम्पॉसिबल टास्क चाइना और पाकिस्तान को एक साथ हराने का, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कम करने के लिए गौरव आर्या जैसे व्यक्ति ने यह बोला था, और अपने आप को फौजी बता के, एक्स फौजी बता के भारत का, क्या ब्रह्मोस जो आईएनएस विक्रांत को और कराची पे हमला करने की बातें कर रहा था, ये गौरव आर्या साहब हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो इनके तार पाकिस्तान और चाइना से मिले हुए प्राप्त होंगे। इन लोगों का अगर मनी ट्रेल कराया जाएगा, पाकिस्तान और चाइना से इनके मनी ट्रेल के भी संबंध मिलेंगे, पैसे लेते हुए ये सब लोग मिलेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। गौरव आर्या साहब तैयार रहें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एफआईआर कराऊंगा। और ईरान, हमारे देश के प्रगाढ़ संबंध है ईरान से, और पाकिस्तान ने ईरान का धन्यवाद नहीं किया है, शहबाज शरीफ ने ईरान का धन्यवाद नहीं किया है। इसीलिए गौरव आर्या चाइना और पाकिस्तान के कहने पर ईरान से हमारा झगड़ा कराना चाहता है।
ये है गौरव आर्या का असली चाल, चरित्र और चेहरा। जब हमारे देश में जो गुजरात में जो वो बने हुए ना, ये पोर्ट, ये रिफाइनरीज जो लगी हुई है, वो ईरान का जो स्वीट तेल कहा जाता है ना, स्वीट, उसके लिए बनी हुई है सारी। सबसे सस्ता तेल, बाटर सिस्टम का तेल, रुपए के ऊपर तेल ईरान देता आया है हमें। गौरव आर्या नहीं चाहता है। गौरव आर्या जैसे सारे पाकिस्तान और चाइना के एजेंट ये नहीं चाहते कि युद्ध के समय में हमें आराम से तेल मिलता रहे, हमें सस्ता तेल मिलता रहे। गौरव आर्या जैसे लोग पाकिस्तान का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, चाइना का एजेंडा फॉलो करते हैं। इनके बारे में अब कानूनी कार्रवाई होगी, डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा। सीज फायर, जंग में विराम, तो ये तो देश हित में होता है ना, आप इतना एग्रेसिव क्यों हो? ये तो अच्छी बात है जंग में विराम लगा। हमारा एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, आतंकवाद खत्म होगा, और मैंने 19 घंटे तक इंतजार मोदी जी का इसीलिए किया। कल शाम भी मैं आप लोगों को तकलीफ दे सकता था 5 बजे के बाद। 19 घंटे और इंतजार किया कि क्या हमारा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो गया है या नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला था। हमने ये कहा था कि मोदी जी हमें बताएं हमें क्या करना है। अब 19 घंटे के बाद भी मोदी जी चुप होके कहां होंगे? अभी कौन सी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त सेना और जल सेना ने पाकिस्तान और चाइना की मिलीजुली फौज को, मिलीजुली एफर्ट को पूरी तरीके से दुनिया को दिखा दिया कि हम लोग कैपेबल हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों की मिलीजुली जो फौज है, जो एफर्ट्स हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज करके अपना हाथ ऊपर रखने में। इसलिए हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं को भी, सभी हमारे वीर जवानों को और हमारी जो बहनें हैं फौज में जो लड़ रही थी, उनको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। देश को आप पे गर्व है। एक और भी मैसेज जो गया है, इस बार कम से कम मीडिया में देश ने अपना सबसे अच्छा जो बेहतरीन पैर है वो आगे रखा है। और वो दो जो स्पोक्स पर्सन थी हमारे देश की, जो फौजी थी, उनकी शक्ल में पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है कि ये है भारत की बेस्ट फुट फॉरवर्ड, सबसे अच्छा जो भारत का पैर है। और इसीलिए शायद हमने चाइना और पाकिस्तान दोनों को कड़ी टक्कर नहीं दी, बल्कि दोनों को सप्रेस कर लिया। ये खुशखबरी की बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, हमारे रक्षा मंत्री का नाम नहीं लिया, हमारे होम मिनिस्टर साहब का नाम नहीं लिया इस मुबारकबाद में, और हमारे डोभाल साहब जो NSA साहब हैं उनका नाम ही नहीं लिया कहीं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जब ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों को लगा था ये जो भारत का डिक्लेयर्ड टारगेट है, और हम सभी लोग, पूरा देश, अपने सारे कुछ भी जो क्रिटिसिज्म था, जो हमारा वाद विवाद होता था, जो देश की खातिर, संविधान की खातिर हम लोग RSS और BJP का क्रिटिसिज्म करते थे और उनका सख्त मुकाबला करते थे देश के अंदर, हम लोगों ने वो सब अबेयंस पे रख दिया। असली वाले, इंडस वैली ट्रीटी वाले नहीं, हमने असल में बिल्कुल उसको शिथिल कर दिया था, एक शब्द भी बोलना बंद कर दिया था। और खून का घूंट पीकर हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमारे देश की सेना हमला कर रही थी, किस मिशन को पूरा करने के लिए, क्या वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम इस देश के अंदर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। पूरे देश ने एकजुट होके हाँ में हाँ मिलाई थी मोदी जी जैसे व्यक्ति की। मैं हर एक शब्द चुन चुन के बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूरा देश
उनको प्रधानमंत्री की चेयर पे देख रहा था और पूरा देश ये चाहता था कि अब ये पहलगाम के बाद भारत किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करेगा और इसके बाद कभी भी पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद करने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी नहीं, अगर तो कम से कम लंबे समय तक के लिए। आज सवाल यही है और अब कई घंटे गुजर गए जो इस सवाल हम लोगों ने फिर भी इंतजार किया खून का घूंट पी के। अभी तक मोदी जी का, इस समय तक जब मैं बैठा हूं, मैं अभी भी मोदी जी का सोशल मीडिया जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वो खोल के देख लेता हूं एक बार फिर, क्या कभी मोदी जी ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स किया है या नहीं किया है। मैं एक सेकंड खोल के देख ही लेता हूं। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं। आखिरी पोस्ट 22 घंटे पहले का है, कल 5 बजे सीज फायर, और उससे पहले ही हमारे अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले नरेंद्र मोदी साहब के जो असली गुरु हैं, जिन्हें उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठ के ये बताया था कि मैं ट्रम्प साहब से सीखता हूं, उन्होंने सीज फायर ऐलान कर दिया था। और ट्रम्प साहब ने ये नहीं बताया कि जो हमारा डिसाइडेड गोल था, जो हमारा गोल था, आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और अब कभी आतंकवाद नहीं करेगा पाकिस्तान। अगर कभी की गारंटी नहीं तो कम से कम लंबे समय तक की गारंटी पूरी होने के लिए मोदी जी को हमने फ्री हैंड दिया था। और ट्रम्प साहब ने हमें ये नहीं बताया अपनी स्टेटमेंट में कि अब पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद भारत में नहीं करेगा, हमारे निर्दोष जो जनता है उसको नहीं मारेगा आतंकवादी दुर्घटना करने के बाद। हम लोग फिर भी चुप रहे और अब 22 घंटे, अब कम से कम 5 बजे से लेके अब कितने घंटे हो गए, 5, 12 और अब 7, 19 घंटे हो गए। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। हमने 19 घंटे और खून का घूंट पीकर इंतजार किया। हमने खून का घूंट पीकर इंतजार किया ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 4, 6 और 7 की रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था। उसके बाद हमने मोदी जी को खून का घूंट पीकर अपनी आंखों से देखा कि वो बिहार गए, नीतीश कुमार जी के साथ हंसी ठट्ठे लगा के हंस रहे थे, हा हा करके हंस रहे थे। हमने खून का घूंट पीकर वो देखा, चुप रहे। क्यों? देश की खातिर, देश की सेनाओं की खातिर। हमने खून का घूंट पीकर हम सब लोगों ने देखा और चुप रहे। मोदी जी वो फिल्म स्टार्स के साथ जाके घंटों घंटों तक एंजॉयमेंट कर रहे थे। हमने खून का घूंट पीकर देखा कि धर्मशाला में अमित शाह जी ने अपने सुपुत्र के माध्यम से आईपीएल का मैच रखवाया। हमने खून का घूंट, हमने सोचा शायद इसमें भी कोई राज की बात होगी, इसलिए खून का घूंट पीकर चुप रहे हैं। हमने खून का घूंट पीकर देखा कि मोदी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने, हमने खून का घूंट पीकर देखा कि मोदी जी को फौज की वर्दी में पहनाकर पूरे देश में पोस्टर लगाए। हमने खून का घूंट पीकर यह सब देखा और चुप रहे, कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। क्यों? देश की खातिर। अब और हमने खून का घूंट पीकर यह भी देखा कि ट्रंप साहब के सीज फायर के ऐलान करने के बाद, उसमें यह बताने के बाद कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसको कॉमन सेंस है, ये बताते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉमन सेंस है या नहीं है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्रंप साहब ने यह बताया कि कॉमन सेंस है। भले ही मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को यह बताया कि उसको समझ है, कॉमन सेंस है। हमने ये भी खून का घूंट पीकर देखा। हमने ये भी खून का घूंट पीकर देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया है कई देशों का,